जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो है हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और लगभग एग्जामों में अक्सर इनसे क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको एक टेबल दिख रही होगी। इस टेबल को लाने का उद्देश्य यही है ताकि आप ये जान सके कि हमें यहाँ पर कौन कौन से स्थलों के बारे में जानना है। साथ ही इन स्थलों को अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा, क्योंकि काफी एग्जामों में इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हड़प्पा जो है रावी नदी पर था और इसकी स्थिति जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में है। फिर है मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी पर है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़काना जिले में है। चौहंदड़ो सिंधु नदी पर है जो सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगन घग्गर नदी पर है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। फिर है कोटदीजी जो है सिंधु नदी पर और सिंध प्रांत में स्थित है। रंगपुर मादर नदी पर गुजरात के कठियावाड़ जिले में स्थित है। रोपड़ सतलज नदी पर जो पंजाब में स्थित है। लोथल भोगवा नदी पर जो गुजरात के कच्छ में स्थित है। बनावली सरस्वती नदी पर जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। अब हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या होती है। इस सभ्यता को हड़प्पा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वर्ष 1921 में भारत के प्रमुख पुरातत्वदाता दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा नामक स्थल पर इसकी खोज की गई थी, जिसके आधार पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी पर स्थित है। अब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में जो है मांडा, जिसे वर्तमान में जम्मू कश्मीर बोला जाता है, जो चिनाब नदी पर स्थित है। पूर्व में आलमगीरपुर जो हिंडन नदी पर स्थित है। पश्चिम में सुतकांगेडोर जो दाशक नदी पर स्थित है और दक्षिण में देमाबाद जो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सभ्यता क्या होती है, अब हम ये जानेंगे। इसकी खोज प्रमुख इतिहासकार आर.डी. बनर्जी द्वारा की गई थी। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी पर स्थित है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। इन दोनों सभ्यताओं से मिलकर ही सिंधु घाटी की कांस्य युगीन सभ्यता निर्मित हुई, जिसकी तिथि को रेडियो कार्बन C14 के आधार पर 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। सभ्यताओं से प्राप्त नगरों के निर्माण और उनकी संरचना। सिंधु घाटी में नगरों के निर्माण की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि यहाँ पर भवनों के निर्माण के लिए ग्रिड पद्धति का उपयोग किया गया था तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और नगरों से जल निकासी के लिए नालियों का निर्माण किया गया था, जो इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। इस सभ्यता के अंतर्गत नगरों को दो भागों में बांटा गया था, जिसमें एक पश्चिमी और दूसरा पूर्वी भाग था। पश्चिमी भाग अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इसे दुर्ग कहा जाता था। दुर्ग का मतलब होता है किले, जहां शासक वर्ग के लोग निवास करते थे। वहीं पूर्वी भाग निचले स्तर पर स्थित था, जहां सामान्य लोग निवास करते थे। इस सभ्यता में एकमात्र स्थल धोलावीरा था, जो 3 नगरों में बटा हुआ था। इस स्थल की खोज R.S. बिष्ट ने 1985 में की। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस सभ्यता में कालीबंगन स्थल राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जिससे जूते हुए खेत, अग्नि की वेदिकाएं, लकड़ी का हल, सेल खड़ी तथा मिट्टी की मोहरें इत्यादि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता में एकमात्र स्थल चौहंदड़ो है, जो दुर्गीकृत नहीं है। यह सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जिससे मनके बनाने की दुकानें और कारखाने, बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह तथा उच्च कोटि की मोहरें प्राप्त हुई हैं। इस सभ्यता में पक्की सड़क के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। विशाल स्नानगृहों के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं, जिनका उपयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। इस सभ्यता में सबसे बड़ी अन्न कोठार मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। सबसे ज्यादा हड़प्पा के स्थल गुजरात से ही प्राप्त हुए हैं। सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक पक्ष। इस सभ्यता में मात्र सत्तात्मक की झलक देखने को मिलती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमें मोटिवेशन देता है इस प्रकार की और वीडियो आपके लिए लेकर आने का। अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर यूं ही निरंतर बनाए रखें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक
एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट है, इस सभ्यता में गुजरात के कुरन नामक गांव में 2 विस्तृत स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, जिनका उपयोग सामुदायिक बैठक या सामाजिक कार्यक्रम के लिए किया जाता है। इस सभ्यता के लोग अपने मनोरंजन के लिए पासे का खेल खेलते थे, जिसका साक्ष्य लोथल से प्राप्त पासपोर्ट से मिलता है। नेक्स्ट है आर्थिक पक्ष, जिसमें फर्स्ट है कृषि। इस सभ्यता के अंतर्गत प्राचीन काल में सिंधु प्रदेश की भूमि काफी उपजाऊ हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में यहाँ की भूमि अब कम ही उपजाऊ रह गई है, जिसके प्रमुख कारण में से एक कारण यह भी है कि वनों की लकड़ी का उपयोग ईंट पकाने और बिल्डिंगों का निर्माण करने में किया जाता था। इस सभ्यता में कालीबंगन से हल रेखा प्राप्त हुए हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पाई लोग खेती के लिए लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। इस हल को आदमी खींचते थे या बैल, इस बात का पता नहीं है। फसल को काटने के लिए यहाँ के लोगों द्वारा पत्थर के हंसिए का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता में पाई जाने वाली प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, राई और मटर थीं, जबकि बानावली से अच्छे किस्म की जौ, तिल तथा सरसों की फसलें भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर चावल के फसल के साक्ष्य भी लोथल से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा सिंधु क्षेत्र में सबसे पहले उत्पादित की जाने वाली फसल कपास थी, जिसे यूनान के लोगों ने सिंडन नाम दिया, जो सिंधु शब्द से निकला था। सेकंड है पशुपालन। हड़प्पाई लोग कृषि करने के साथ पशुओं को भी पालते थे, जिनमें प्रमुख पशु बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर थे, लेकिन इन्हें बिना कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय था। इस सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन ऐसा माना गया है कि सुरकुटदा से घोड़े के कुछ अवशेषों को प्राप्त किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग हाथी और गेंडों के बारे में जानते थे। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार जल व थल दोनों के माध्यम से किया जाता था। यहाँ का प्रमुख बंदरगाह लोथल था, जो वर्तमान में गुजरात शहर में स्थित है। हड़प्पाई लोगों द्वारा आयात की जाने वाली वस्तु तांबा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर थे। वहीं निर्यात की जाने वाली वस्तु कपास, अनाज, लकड़ी के सामान और हाथी के दांत थे। अब है राजनीतिक पक्ष। इस सभ्यता में राजनीतिक पक्ष के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, फिर भी यह माना जाता है कि इतनी बड़ी सभ्यता को स्थापित कर सुचारू रूप से चलाना बिना किसी केंद्र सत्ता के संभव नहीं है। यह भी एक कारण हो सकता है कि जिस वजह से ही सिंधु सभ्यता लगभग 600 वर्षों तक सतत रूप से स्थापित रह पाई। धार्मिक पक्ष। इस सभ्यता में स्त्रियों की मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां काफी संख्या में प्राप्त हुई हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था और एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा दिखाया गया है, जो इस बात का संकेत देता है कि यह भूमि देवी की प्रतिमा है, जिसका संबंध पौधों की उत्पत्ति और विकास से जुड़ा हुआ है। जिसके आधार पर हड़प्पाई लोग भूमि को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी प्रकार करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। इस सभ्यता से स्वास्तिक के चिन्ह की प्राप्ति हुई है, जिसके आधार पर सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है तथा यह किसी भी मंदिर के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इस सभ्यता के द्वारा काफी मात्रा में ताबीज की प्राप्ति हुई है, जो इस बात का संकेत करती है कि हड़प्पाई लोग भूत प्रेतों से बचने के लिए इन ताबीजों को धारण करते थे, जो उनके अंधविश्वास को दर्शाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में चित्रित देवता को पशुपति से बताया गया है, जिसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गेंडा है तथा आसन के नीचे एक भैंसा और पांव पर 2 हिरन हैं। हड़प्पा लिपि। इस सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए हम ना तो साहित्य में हड़प्पा के योगदान को समझ सकते हैं और ना ही उनके विचारों और विश्वासों के बारे में कुछ कहा जा सकता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इस सभ्यता से प्राप्त मोहरें सेलखड़ी और तांबे की बनी होती थीं। साथ ही इनमें सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। इस सभ्यता में आग से पकी मूर्तियां काफी मात्रा में प्राप्त हुई, जिन्हें टेराकोटा कहा जाता था। इस सभ्यता के लोग सूती व ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
जय हिंद, जय भारत।